बहुत स्वागत है आपका। अब आप देखने वाले हैं खबरों का रोलर कोस्टर बिग एंड बोल्ड, जहां हर वो खबर जो आपसे रखती है सरोकार उस अंदाज में होती है जिस अंदाज में आप चाहते हैं। बुलेटिन विद नो वेस्ट ऑफ टाइम। आइए शुरू करें और दिखाएं आपको आज की अहम खबरें कौन सी हैं जिन पर पूरे दिन रही निगाहें। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज आप देखेंगे कैसे वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और ग्रैंड वेलकम के लिए तैयार है अमेरिका। पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है ये आपको बताएंगे। खबर पटना से भी होगी, जहां आप जानेंगे 24 में मोदी से निपटने के लिए विपक्ष ने मंच तैयार किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 4 घंटे में मोदी विरोधी मंच कैसे धराशायी दिखाई दिया। डिटेलिंग के साथ पूरी खबर होगी। इसके साथ ही बात महाराष्ट्र की, यहां की सियासत में औरंगजेब की फिर से एंट्री कैसे, बवाल क्यों मचा, आपको बताएंगे। और बिग एंड बोल्ड में किम का वो सन की फरमान आप देखेंगे जिसमें खुदकुशी करने वालों को मारने का प्लान है। जो खुदकुश हुआ जा रहा है उसको भी मारने का प्लान, इसी को कहते हैं खोड़ कोड़ में खाज। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस अहम खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन है। वॉशिंगटन में आज ग्रैंड नरेंद्र मोदी शो होगा। यहां के रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पीएम मोदी को स्टेट लंच देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइटनरी क्या है आज शेड्यूल में, वो भी जान लीजिए। आज वॉशिंगटन में बहुत बिजी शेड्यूल। अब से कुछ ही देर बाद और भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो यूएस हाईटेक हैंडशेक इवेंट में शामिल होंगे। इसके बाद रात 10 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ स्टेट लंच में शामिल होंगे। यहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद होंगे। रात 12:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के टॉप सीईओज के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। जॉन एफ कैनेडी सेंटर में मोदी यहां के दिग्गज कारोबारियों से मिलेंगे। और सुबह 4 बजे और अमेरिकी समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे रोनाल्ड रीगन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और अमेरिका में किस तरह मोदी की जय जयकार और भारत की जय जयकार हो रही है, जरा देखिए। अमेरिका में पीएम मोदी का डंका बजा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी, क्योंकि पीएम मोदी के इस विजिट से न सिर्फ अमेरिका के साथ नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, बल्कि कई बड़ी डिफेंस डील्स ने भी दुनिया की नींद उड़ा दी है। भारत और अमेरिका में जो अहम डील हुई है उसमें M777 लाइट होवित्जर गन, INS विक्रांत के लिए 26 F-18, 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन, मेक इन इंडिया के तहत भारत में आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल का को प्रोडक्शन और GE414 लाइसेंस के तहत भारत में विमान इंजन के निर्माण की अहम डील शामिल है। अमेरिका का दौरा खत्म होते ही पीएम मोदी मिस्र के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 24 और 25 जून को रुकेंगे। पीएम मोदी मिस्र में राष्ट्रपति अल-सीसी से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कारोबार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वहां के मंत्रियों को मिलाकर बनी इंडिया यूनिट से बातचीत होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक भी जाएंगे, जहां वो पहले विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी मिस्र में 11वीं सदी की अल हकीम मस्जिद जाएंगे। इस शिया मस्जिद को 6 साल बाद दोबारा खोला गया है। मस्जिद का पुनरुद्धार करवाने में बोहरा समुदाय का खास योगदान रहा और दुनिया जानती है कि भारत में बोहरा समाज से प्रधानमंत्री का खास लगाव है। खास बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी 1997 के बाद मिस्र का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। और अगली अहम खबर पटना से, जहां आज 15 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नीतीश कुमार ने कहा सभी एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमत हो गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 10 से 12 जुलाई को शिमला में अगली मीटिंग होगी, जिसमें 2024 चुनाव के लिए एजेंडा तय कर लिया जाएगा। और पटना में विपक्ष की बैठक में मतभेद खुलकर फिर से सामने आए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी ने कहा पहले अध्यादेश पर कांग्रेस रुख साफ करे, नहीं तो अगली बैठक में हम बिल्कुल शामिल नहीं होंगे। यह है विपक्षी एकता का आलम। और पटना में विपक्षी एकता की बैठक पर गृहमंत्री अमित शाह ने तंज कसा। उन्होंने कहा आज पटना में फोटो सेशन चल रहा है। कितनी भी पार्टियां मीटिंग में आए, लेकिन वो कभी साथ नहीं होंगे। पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, कहा गृहमंत्री अमित शाह ने। और विपक्षी पार्टियों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। उन्होंने इसे स्वार्थ का गठबंधन बताया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि सभी दल एक दूसरे के खिलाफ हैं,
सभी अलग अलग शैली में बात करते हैं। डीएमके पर राजीव गांधी की हत्या का आरोप है और आज उसी डीएमके के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। स्मृति ईरानी ने कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ खड़े होने पर भी सवाल खड़े किए। और पटना में विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में और क्या कुछ हुआ। लालू यादव ने राहुल गांधी से क्यों कहा आप दूल्हा बनो हम बाराती बनेंगे। दिखाएंगे आपको पूरी स्टोरी बिग एंड बोल्ड स्पेशल में शाम 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले यह अहम खबर आपको बता दूं, बिग एंड बोल्ड में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई है अगली अहम खबर। देखिए, अतीक गैंग के बनाए अवैध साम्राज्य को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अतीक गैंग के खिलाफ ईडी अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। अतीक ने जिन किसानों को परेशान किया था उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए पीड़ित किसानों की लिस्ट बनाई जा रही है। अप्रैल में ईडी ने अतीक गैंग से जुड़े बिल्डर्स के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे। और बिग एंड बोल्ड में मध्य प्रदेश के दमोह से अगली खबर, जहां से केरल स्टोरी जैसी कहानी सामने आई है। दमोह की लड़की ने लव जिहाद और धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि असम के उमर फारूक ने राजू बनकर प्रेम जाल फेंका। बेंगलुरु में काम करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई और जब असलियत सामने आई तो लड़की आरोपी ने पीड़ित को जबरन वापस आने से रोका था। मौका मिलते ही पीड़ित लड़की किसी तरह दमोह भागकर पहुंच गई। और जम्मू कश्मीर से अगली अहम खबर बिग एंड बोल्ड में, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर किया है। आतंकियों और सुरक्षा बलों में यह मुठभेड़ माछिल सेक्टर के काला जंगल में हुई है। मुठभेड़ तब हुई जब आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए चारों को ढेर कर दिया। और इससे पहले 16 जून को भी कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को ढेर किया था। आइए कुछ और अहम खबरें बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड क्विक टेक में। यूपी के फतेहपुर में हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सैमुअल मैथ्यू की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। बीएमसी में कोविड के दौरान घोटाले पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि पूरे मामले की जांच बेहद जरूरी है। अब तक की जांच में ईडी को जो सबूत मिले हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। शवों को सील करने के लिए बैग से लेकर दवाइयों तक में भारी अनियमितता सामने आई है। ग्वालियर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने भगवान सहस्त्रबाहु पर गलत टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कलचुरी समाज बेहद नाराज है। कलचुरी समाज भगवान सहस्त्रबाहु को आराध्य मानता है। सूरत में दमकल कर्मियों ने 1 साल के बच्चे को रेस्क्यू करके बचाया। दरअसल हरिपुरा इलाके की एक बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुंचे। इसी बिल्डिंग के एक कमरे में बच्चा फंसा हुआ था, लेकिन फायर कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए खिड़की के रास्ते अंदर घुसकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात हाईकोर्ट ने पेंशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक अगर किसी सरकारी या कर्मचारी अधिकारी को गंभीर अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है तो सरकार बिना कारण बताओ नोटिस दिए भी पेंशन भोगी की पेंशन रोक सकती है। और बिग एंड बोल्ड में अब आपको दिखाता हूं आज की अहम सियासी सरगर्मियां। और शुरुआत इस अहम खबर के साथ, गृहमंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू के तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के बाद गृहमंत्री भगवती नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। राजभर ने पटना में हुई महागठबंधन की बैठक पर तंज करते हुए कहा कि जब तक बीएसपी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनती तब तक यह गठबंधन सफल होगा ही नहीं। और उधर मध्य प्रदेश की सियासत में पोस्टर्स वाली पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। क्या हुआ है जरा देखिए बहुत जल्दी से इस रिपोर्ट में। भोपाल के चौराहों पर पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिनमें उन्हें वांटेड बताते हुए करप्शन नाथ लिखा गया है। पोस्टर में क्यूआर कोड भी दिया गया है, लिखा है स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। साथ ही इसमें घोटालों की एक लिस्ट भी है। विवादित पोस्टर पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे बीजेपी की चाल बताया है। कांग्रेस ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा, अगर बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स पर आई तो हमारे पास भी भ्रष्टाचार के प्रामाणिक तथ्य हैं, हमें पोस्टर अभियान की चिंता नहीं है। कमलनाथ जनता के दिलों में है, बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। यूथ कांग्रेस और नगर निगम ने मिलकर पोस्टर्स को हटा दिया है। कांग्रेस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने की तैयारी
में है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा, ये पोस्टर किसी आस्तीन के सांप ने तो नहीं लगाए हैं। कांग्रेस को थाने जाने से पहले विचार जरूर करना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, यह कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का नतीजा है। इस पोस्टर से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह के पोस्टर बीजेपी के खिलाफ कर्नाटक चुनाव के पहले भी लगे थे और तब पोस्टर लगाने का आरोप कांग्रेस पर लगा था। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर महाराष्ट्र से। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उद्धव ठाकरे को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीएमसी ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में 12,500 करोड़ का घोटाला किया है और जनता के पैसे को अपनी तिजोरी में दबा रखा है। सीएम शिंदे ने एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। एसआईटी पाई वापस लाने की कोशिश करेगी। और बिग एंड बोल्ड में आगे आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत में कैसे हुई औरंगजेब की एंट्री। लेकिन उससे पहले देखिए इस वक्त की एक और अहम खबर। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान से जुड़ी हुई खबर। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बीजेपी पर हमला बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मुसलमान शब्द बर्दाश्त नहीं होता, उनको इतिहास का पता नहीं है, इसलिए एक बार इतिहास उनको जरूर पढ़ लेना चाहिए। एसटी हसन ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर पलटवार करते हुए यह बात कही। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। जवाहरलाल नेहरू की किताब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की स्थापना का मूल सोर्स भी एएमयू ही है। इसी बात पर एसटी हसन ने यह बयान दिया। और अब अगली अहम खबर, वीर सावरकर से जुड़ी हुई। यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। अब उत्तर प्रदेश बोर्ड के सिलेबस में वीर सावरकर की जीवनी को शामिल किया जाएगा। 9वीं के छात्र वीर सावरकर की जीवनी पढ़ेंगे। सावरकर की जीवनी को नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हालांकि बोर्ड परीक्षा में नैतिक शिक्षा के नंबर नहीं जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वो सरकार की जीवनी छात्रों को पढ़ाएंगे। वो सावरकर की माफ कीजिए जीवनी छात्रों को पढ़ाएंगे और अब उसने ये वादा पूरा कर दिया है। सावरकर के साथ करीब 50 महापुरुषों की जीवनी को भी उत्तर प्रदेश बोर्ड ने अपने सिलेबस में जगह दी। और अब आपको दिखाता हूं आज के बड़े पॉलिटिकल कुछ और टेक्स बहुत जल्दी से 1 मिनट के अंदर। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वीर सावरकर को शामिल किए जाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा है कि सरकार को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ औरंगजेब के पोस्टर पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पोस्टर मुंबई के माहिम इलाके में लगाए गए थे, जिन्हें पुलिस ने हटा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने 2024 से पहले यूपी और बिहार की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 सालों में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया नंबर 1 रैंक पर होगा। बीकानेर के खाजूवाला में दलित युवती से गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। युवती की उम्र 20 साल बताई जा रही है। बीजेपी ने इसे लेकर गहलोत सरकार पर हमला बोल दिया है। पार्टी नेता खाजूवाल में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। न्याय के लिए पीड़ित परिवार धरने पर बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। सिलीगुड़ी के डाक ग्राम में बीती रात बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई। आग से बीजेपी का पूरा कार्यालय जलकर खाक हो गया। बीजेपी ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि असम के कुछ जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हालांकि अब तक 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है और बाकी इलाकों में भी राहत और बचाव दल अपने काम में जुटे हुए हैं। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और तूफान ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहां मुरैना और टीकमगढ़ के बाद रायसेन में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश की वजह से कई सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। भारी बारिश के बाद गाड़ियां सड़कों पर रेंगती नजर आई। मध्य प्रदेश में अभी तक मानसून नहीं पहुंचा है। ये प्री मानसून शार है। इस बारिश में ये हाल है तो मानसून में क्या होगा, लोग ये सोचकर सहमे हुए हैं। और अब मौसम आने वाले दिनों में कहां कैसा हो सकता है उस बारे में क्या अनुमान है, बहुत जल्दी से आपको ये बता देता हूं। ये देखिए आप कहां कहां बारिश होगी, कहां भारी बारिश होगी और कहां हल्की बारिश। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये इसमें आप जैसा इशारा देख रहे हैं भारी बारिश के बारे में, यहां ये कड़कती बिजली आपको इशारा कर रही है और ये हल्के बादल आपको बता रहे हैं कि किन जगहों पर हल्की बारिश होगी। अगर आप देखें तो ज्यादातर जगहों पर फिलहाल हल्की बारिश के बारे में इंडिकेशंस मिल रहे हैं, लेकिन लू के बारे में अब भी ये इंडिकेशंस, वो जो
पिछले 1-2 दिनों से कायम है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश का ये निचला हिस्सा, ये खासतौर से मालवा का हिस्सा, और ये आगे बढ़ते हुए इधर आप छत्तीसगढ़, उसी प्लेन में आगे देखें तो ये छत्तीसगढ़ और यहाँ उड़ीसा दिखाई दे रहा है। इन जगहों पर लू चल सकती है और देश के कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मानसून कुछ जगहों पर पहुंच गया है, कई जगहों पर प्री मानसून शार अभी देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ आप टेम्परेचर भी साथ साथ में देखते जा रहे हैं कहां पर कितना होगा। ज्यादातर जगहों पर तो ये देखने को मिल रहा है कि पहले से चला आ रहा जो टेम्परेचर का कहर है वो कदरन कम होगा, लेकिन अब भी कई जगहों पर गर्मी से राहत नहीं और कुछ जगह हालात खराब होने वाले हैं बारिश के चलते। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलूं, जो काले धन से जुड़ी हुई खबर है। विदेश में जमा काला धन तेजी से घट रहा है, यह खुलासा स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने किया है। उसने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2022 में स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन घटकर 30,000 करोड़ रुपए रह गया, जबकि 2021 में स्विस बैंक में भारतीयों का जमा धन करीब 40,000 करोड़ रुपए था। बताया जा रहा है कि पिछले 7 साल की यह सबसे बड़ी गिरावट है। और अगली अहम खबर हायर पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई। ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 जून है, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया में लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है कि हायर पेंशन स्कीम से जुड़े हुए ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे पेंशन का भुगतान और उसका कैलकुलेशन मसलन कैसे किया जाएगा, और ऐसे में हायर पेंशन स्कीम में आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की मांग भी हो रही है। हालांकि पहले भी 2 बार इसकी तारीख बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन कुछ सवालों को लेकर लोग अब भी कंफ्यूजन में हैं। और अब बहुत जल्दी से ये देखिए कि कहां मौके आपके दरवाजे खटखटा रहे हैं। खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के लोक सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है चिकित्सा अधिकारी की, उसमें आवेदन किया जा सकता है jpsc.gov.in में जाकर, और आखिरी तारीख 18 जुलाई होगी। राजस्थान सेवा चयन बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली है वो जूनियर लेखाकार के लिए निकाली है, तहसीलदार के लिए निकाली है। आवेदन किया जा सकता है rsmssb.rajasthan.gov.in पर, और आखिरी तारीख होगी 26 जुलाई। इसके साथ साथ भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जो पद निकाले हैं हेड कांस्टेबल के, उसके लिए आवेदन किया जा सकता है recruitment.itbpolice.nic.in पर, और आखिरी तारीख होगी 8 जुलाई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में जो वैकेंसी निकाली गई है डेप्यूटी मैनेजर का पद निकला है, जिसमें आवेदन किया जा सकता है nhai.gov.in पर जाकर, और आखिरी तारीख इसकी होगी 30 जून। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत की 2 कंपनियां भी शामिल हैं। टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में भारत की एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को जगह मिली है। इसके अलावा एलन मस्क की स्पेसएक्स भी सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल है। साथ ही एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग को भी इस फहरिस्त में जगह मिली है। और अब बहुत कान खोलकर सुनने वाली खबर आपको बता रहा हूं। अगर आपको भी ईयरफोन का इस्तेमाल करने की आदत है तो ये खबर कान खोलकर सुनने लायक है, लेकिन अगर आपका बच्चा ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है तो इस खबर को देखना और भी ज्यादा जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग ईयरफोन या ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं वो बहरेपन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों को मानसिक समस्याएं और नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकती है। सुनने की क्षमता दिनों दिन कम हो सकती है और कान में दर्द और भारीपन की समस्या भी हो सकती है। बच्चों पर तो इसमें और भी ज्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन है, उनके जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलपिंग फेज में होते हैं। अब इससे बचने के उपाय भी सुन लीजिए। ज्यादा देर तक हेडफोन के इस्तेमाल से बचा जाए, वॉल्यूम 50 से ज्यादा ना रखा जाए, दिन में 30 मिनट से ज्यादा हेडफोन यूज ना किया जाए, ब्रांडेड हेडफोन का इस्तेमाल किया जाए, सोने से 1 घंटे पहले हेडफोन और मोबाइल से दूरी बना लेना बेहतर है। भारतीयों में ईयरफोन की लत इस हद तक हो चुकी है कि एक्सरसाइज करते समय 70% लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, रनिंग करते समय 88% लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, योग करते समय 83% और साइकिलिंग के वक्त 73% लोग ईयरफोन लगाते हैं। ईयरफोन की ये बढ़ती आदत पर, इस पर अगर सही अंकुश नहीं लगाया गया तो ये स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। और अब आपको बहुत जल्दी से दिखाता हूं आज की कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग फैक्ट्स। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स कमजोर होकर बंद हुए हैं। सेंसेक्स में 260 अंकों की गिरावट रही और ये 62,979 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 106 पॉइंट टूटकर 18,666 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के कारोबार में तकरीबन हर सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली। कमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने और चांदी दोनों ने एक साथ तेजी में कारोबार किया। एमसीएक्स पर गोल्ड 30 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा होकर 58,226 रुपए के स्तर पर पहुंच गया, जबकि सिल्वर 403 रुपए की दर से मजबूत होकर 67,905 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई।
एडटेक कंपनी बायजूस के बोर्ड से 3 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की वजह कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के साथ मतभेद बताए जा रहे हैं। इससे छटनी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सवालों में घिरे बायजूस की मुश्किलें और बढ़ गईं। बायजूस वो कंपनी है जो देश की कभी सबसे मूल्यवान स्टार्टअप थी। आदिपुरुष के खिलाफ महाभारत के युधिष्ठिर गजेंद्र चौहान ने भी मोर्चा खोल दिया है। चौहान ने सरकार से फिल्म को तुरंत बैन करने की मांग की। देश भर में फिल्म के डायलॉग और किरदारों को गलत तरीके से दिखाने का जमकर विरोध हो रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय भारत में होने वाले विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम की भागीदारी का मूल्यांकन कर रहा है। क्रिकेट के महाकुंभ कहे जाने वाले वर्ल्ड कप को शुरू होने में अब ज्यादा देर नहीं है। यह टूर्नामेंट इसी साल अक्टूबर-नवंबर में भारत की मेजबानी में होगा। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आगे बिग एंड बोल्ड स्पेशल आपका इंतजार कर रहा है, जहां आपको बताने वाला हूं राहुल दूल्हा लालू बाराती। पूरी खबर बस फौरन हाजिर होते हैं।